हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके। और आज की जो क्लास है बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी हमारी, क्योंकि डाउट क्लास है। ठीक है, ये हमारी 4th डाउट क्लास है। ठीक है, चौथी डाउट क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको जरूर देखने चाहिए। वैसे इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही गजब हैं, सुपर हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबको देखना है, आपको मिस नहीं करनी है कोई भी क्लास। ठीक है, बस कंटिन्यू क्लास लेते रहना है डेली शाम 7 बजे मैथ्स एलिवेशन पर। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और आपसे करेंगे, अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं, आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बड़े ही हेल्पफुल है आपके लिए ये चैनल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उन सभी को किस में खड़ा किया गया है? रोज, लाइन में खड़ा किया गया है, सभी को लाइन में, पंक्तियों में। ठीक है, आगे क्या कहा है? इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। ये कहा है अगर एक, है ना, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर एक रो में एक स्टूडेंट ज्यादा खड़ा करें। ठीक है, देखो, अगर एक रो में एक स्टूडेंट पहले से ज्यादा खड़ा कर दिया जाए तो कितनी लाइनें कम हो जाती हैं? 2 लाइन कम हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे, अभी चलो पहले यहीं तक देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पढ़ते रहो और करते रहो। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये पता चला है कि इसमें 2 चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। एक तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नहीं, एक तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो स्टूडेंट हैं क्लास के, उन्हें जिन लाइनों में खड़ा किया गया है वो लाइन कितनी है। ठीक है, और एक ये पता होना चाहिए कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कुछ भी, तो मान लेते हैं सब कुछ। ठीक है, मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, मान लिया x, मान लिया टोटल कितनी लाइन है x, और एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आ रो इक्वल्स टू y। ठीक है, मान लिया है वो जितने स्टूडेंट हैं उन सबको जितनी लाइनों में खड़ा किया गया है उन सब लाइनों की संख्या क्या है? x है, और एक लाइन में कितने स्टूडेंटों को खड़ा किया है? y। ठीक है, अब तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? x इंटू वाई। क्या ये समझी बात क्या है? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास 3 लाइन है, कितनी लाइन है? 3, और एक लाइन में 4 स्टूडेंट हैं, एक लाइन में 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट है, तो आप पता है क्या करोगे? जितनी लाइन थी, ठीक है, जितनी लाइन थी उसको मल्टीप्लाई करनी है जितने स्टूडेंट एक लाइन में थे। एक लाइन में कितने स्टूडेंट थे? 4, तो 4 की मल्टीप्लाई, तो 12 स्टूडेंट आ गए हैं। आप काउंट कर लीजिए, 12 ही स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे? एक लाइन में जितने स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, लाइन कितनी है? x, एक लाइन में कितने स्टूडेंट है? y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? टोटल स्टूडेंट। इसका मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? x y स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या कहा था इसने, आगे कहा है गिवन, आगे ये कहा है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर एक लाइन में एक स्टूडेंट ज्यादा खड़ा करें, ठीक है, पहले से ज्यादा, पहले एक लाइन में कितने स्टूडेंट थे? y। ठीक है, पहले एक लाइन में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, पहले एक लाइन में y स्टूडेंट खड़े हो रहे थे। ठीक है, अब इसने कहा है कि अगर पहले से एक स्टूडेंट ज्यादा खड़ा करें एक लाइन में, ठीक है, तो देखिएगा
पहले एक लाइन में कितने स्टूडेंट थे, y। अब एक लाइन में कितने स्टूडेंट है, y+1, है ना, ऐसे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर एक लाइन में एक स्टूडेंट ज्यादा खड़ा किया जाए पहले से, तो कितनी लाइनें कम बनानी पड़ती हैं, 2 लाइनें कम बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो कितनी लाइन कम हो गई, 2, x-2 बची, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए, उसने क्या किया है, एक लाइन में एक स्टूडेंट ज्यादा खड़ा किया है तो लाइन घट गई है, क्या स्टूडेंट कम ज्यादा हुए, नहीं, स्टूडेंट अब भी उतने ही हैं जितने पहले थे, ठीक है। तो ये अब वाले स्टूडेंट हैं और ये पहले वाले स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट इक्वल ही रहेंगे। तो इसको आप किसके इक्वल रखोगे, एक्स वाई के, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसकी इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई की 2 में करोगे -2y, 1 की x में करोगे x, 1 की 2 में -2 इक्वल्स टू एक्स वाई। ओके, अब क्या करें, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया है, बचा क्या है, x -2y, और इस 2 को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा इक्वेशन 1। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन इधर लिख लेते हैं, एंड ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, इफ 1 स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 रोज मोर, ठीक है। अगर कहा है, अगर पहले से एक लाइन में एक स्टूडेंट कम खड़ा करें, ठीक है, जितने स्टूडेंट पहले खड़े किए थे एक लाइन में, उससे अगर एक लाइन में एक स्टूडेंट कम खड़ा करें, इसका मतलब एक लाइन में अब कितने स्टूडेंट हैं, y-1, क्योंकि आपने एक लाइन में एक स्टूडेंट कम किया है, इसीलिए लाइन क्या होगी, बढ़ जाएंगी। तो कितनी लाइनें बढ़ती हैं, 3, है ना। तो कितनी लाइन बढ़ जाती है, 3। इसका मतलब अब लाइन कितनी हो जाती है, x+3, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट हैं जो कि टोटल स्टूडेंट के इक्वल होंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ठीक है, जब y की x में करोगे तो xy +3y -x -3 इक्वल्स टू xy, ठीक है। अब देखो xy से xy कैंसिल, बचा क्या, इस -x को उधर ले जाइए तो ये प्लस का हो गया है, 3y को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। -3 को इधर ही रहने देते हैं, ये हो गई है इक्वेशन 2, ये हो गई है इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं x और y की फॉर्म में, दोनों को सोल्व करना है, एलिमिनेशन लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, ठीक है, एक काम करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 - 2, ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये 1 है और 2 इसके नीचे लिख लेते हैं, x -3y इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब क्या करना है, माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया है, -2y + 3y, 3y में से 2y गया तो क्या बचा, 1y, ठीक है। 3 प्लस का 2, तो 3 और 2 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 5। इसको किस में रख देना है, 1 में, ठीक है। इसको किस में रख देना है, 1 में रख दीजिए। 1 कहाँ है आपकी, ये रही, तो क्या हो जाएगा, x - 2y 5 दूनी 10 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। 10 और 2 क्या हो गया है, 12। यहां तक कोई दिक्कत, x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, इसका मतलब टोटल कितनी लाइनें थी, 12, ठीक है। और एक लाइन में कितने स्टूडेंट थे, 5। आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं, क्या बताने हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, x × y, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 12 × 5 इक्वल्स टू 60, है ना। तो कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 60, यही है आपका आंसर। ओके, देखिए बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस बार। इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, इसकी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। कहना कुछ चाह रहा है लेकिन इसका जो जब पढ़ते हैं इसे तो मीनिंग कुछ समझ में आता है निकल के, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा अटपटा सा सिस्टम है, तो जिसका भी ये डाउट है वो भाई प्लीज ध्यान से समझिएगा इसकी लैंग्वेज में क्या है। और मैं समझ गया हूं आपका डाउट क्यों बना है और कहाँ डाउट बना है, ठीक है, मैं समझ गया हूं, लेकिन अभी आपका डाउट बिल्कुल मांझ देंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब
हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी, ठीक है, अ सर्टेन सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ठीक है। इफ हिज सैलरी वॉज 1500 रुपीज आफ्टर 4 year, so 4 year of service and 1800 after 10 years of service, what was his starting salary and what is the annual increment, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक अगर हम माने तो क्या मान सकते हैं, यहां पर ये मंथली वर्ड जो दे दिया है, ठीक है, ये गलत दे दिया है, ठीक है। ये मंथली जो वर्ड है ये गलत है, एक तरीके से गलत है, ठीक है, क्योंकि है ना ये पूरे क्वेश्चन को खराब कर रहा है यहां पर, है ना। देखिए ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कायदे में, ठीक है, कि एक आदमी है, उसने अपनी जॉब को स्टार्ट करा, ठीक है, उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी, ठीक है, उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी, ठीक है, उसकी जॉब एक सैलरी से स्टार्ट हुई, ठीक है, हिज जॉब विद अ सर्टेन सैलरी, ठीक है, उसकी जॉब एक सैलरी से स्टार्ट हुई कि भी आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, बात खत्म, ठीक है, एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, है ना, और आपको हर साल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, फिक्स्ड, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड इंक्रीमेंट दिया जाएगा हर साल। तो कहा है 4 साल बाद उसकी उसकी सैलरी कितनी हो गई, ठीक है, 1500 रुपए, और 10 साल बाद कितनी होगी, 1800 रुपए। तो आपको बताना है उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी और उसका एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, ठीक है। अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड ये गड़बड़ कर रहा है, वर्ड ये जो वर्ड है, ठीक है, ये गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। तो ये वर्ड जो है ये नहीं होना चाहिए कायदे में, ठीक है, ये वर्ड कायदे में नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन ये ऐसे कहा है, मतलब एक आदमी है, उसने जॉब करी, ठीक है, उसने जॉब स्टार्ट अपनी जॉब स्टार्ट की, तो जहां पर भी वो जॉब करता है वहां उसे ये बोला गया कि आप जॉब स्टार्ट कीजिए, आपको सैलरी सर्टेन, पता है सर्टेन क्या होता है, सर्टेन, सर्टेन माने होता है डेफिनिट, निश्चित, ठीक है। तो ये समझ लीजिए उस आदमी से ये बोला गया है जहां वो काम कर रहा है कि भी आपको इतने रुपए बिल्कुल दिए जाएंगे, आपके सैलरी के रूप में इतने रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल फिक्स, ये समझिए आप, ठीक है। लेकिन हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, इंक्रीमेंट सेम इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, ये कहा है। मतलब ये समझिए आप कि इस क्वेश्चन में ऐसा सिस्टम है कि कोई मान के चलिए कोई मिस्त्री है, ठीक है, जो दीवार मतलब जो घर चिनते हैं, ऐसा कोई मिस्त्री है, ठीक है, वो किसी का घर बनाने के लिए गया, वो भी तो जॉब है भाई, वो भी तो उसका काम है मान लीजिए, ठीक है। तो वो जो मतलब गया वहां पर वर्क करने के लिए, तो उसने वहां ठेका ले लिया है, क्या ले लिया है, ठेका, समझना एक बार, ठीक है, उसने वहां काम का ले लिया है ठेका, और जिसका घर बना रहा है उससे बोल दिया है कि भाई ठीक है मैं आपका घर बना रहा हूं, ठीक है, अब जितना भी समय लगे आपको घर बनाने में ये मेरी टेंशन है, लेकिन आप मैं, ठीक है, जैसे ठेका नहीं ले लेते हैं कि आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे कि इतने रुपए का ठेका है, ठीक है, इतने रुपए का ठेका, अब चाहे मुझे 2 साल लगो चाहे मुझे 10 साल लगो, ठीक है, आपको मुझे इतने रुपए देने हैं, मान के चलो उसने ठेका 4 लाख में ले लिया, ठीक है। तो अब जब तक घर बनेगा उसे 4 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, ठेके की, चाहे वो घर को 2 महीने में बना दो, चाहे 2 साल में, चाहे 4 साल में, चाहे 10 साल में, ठीक है, उसके कितने लाख रुपए देने हैं उसे, है ना, 4 लाख रुपए देने हैं जो ठेके में लिए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में और क्या कहा है, क्वेश्चन में यह भी कहा है कि उस मालिक ने उसे ऑफर दिया है, ठीक है, कि चलो आपको ठेके के रूप में कुछ सैलरी दी जाएगी, ठीक है, ये सैलरी आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है, आप जब तक भी काम करोगे ये रुपए आपको देने ही देने हैं, समझना मेरी बात, ठीक है, आप जब तक भी काम करोगे ये रुपए आपके फिक्स हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम हर साल आपको इंक्रीमेंट भी देंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट माने होता है बढ़त, ठीक है, जैसे बोनस एक तरीके से होता है, ठीक है, हम हर साल आपको कुछ इंक्रीमेंट भी देंगे और वो इंक्रीमेंट फिक्स होगा, ठीक है। मान लीजिए उसने, जो घर का मालिक है जो घर बनवा रहा है, उसने मिस्त्री से ये बोला है कि आपने 4 लाख, आपको हम 4 लाख रुपए तो देंगे ही देंगे जब आप घर को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, जितने भी समय में आप करोगे, ठीक है, चाहे आप 1 दिन में कर दो चाहे 10 साल में करो, ठीक है, 4 लाख तो आपके सीधे हो गए हैं, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी देंगे हम। मान लीजिए उसने बोल दिया कि हर साल आपको हम 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे हर साल, ठीक है, तो वो 4 लाख रुपए तो उसके फिक्स हैं, चाहे वो घर बनाने में 10 साल लगे चाहे 5 साल लगे, वो 4 लाख रुपए तो उसे मिलने ही मिलने हैं।
ना 4 से कम मिलने हैं ना ही 4 से ज्यादा मिलने हैं। लेकिन वो जो इंक्रीमेंट है वो हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट है, 1000 रुपए का। मान के चलो 4 साल में घर बना तो उसके 4000 रुपए इंक्रीमेंट के हो गए हैं, प्लस 4 लाख वो हैं। मान लीजिए 10 साल में घर बना तो 4 लाख तो उसके हैं ही है वो, ठीक है, और 10 साल में कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपए इंक्रीमेंट के हो गए। बात समझ में आई है? ये कहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो थोड़ा घुमा के दिए, थोड़ी गड़बड़ सी दी है, तो यहाँ कंफ्यूज होना जायज है, ठीक है। हमने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा था, देखा था, ठीक है, फिर निकल के आई कि हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ठीक है ना, ये है। तो समझ में आई बात भाई, ठीक है। अब हो सकता है आप खुद भी कर लो इस क्वेश्चन को, लेकिन हम करा रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। जहां क्वेश्चन में गड़बड़ थी वो आपके क्लियर है, ठीक है। इस मंथली को हटा दीजिए, साफ साफ समझिए आप, ठीक है, कि एक आदमी ने जॉब स्टार्ट की है ना, उसकी जो सैलरी है वो सैलरी डेफिनिट है, निश्चित सैलरी है, उसे चाहे कितना भी समय लगो वही सैलरी मिलेगी, ठीक है। और प्लस क्या दिया जाएगा, इंक्रीमेंट, वो भी फिक्स इंक्रीमेंट है, ठीक है, हर साल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साल बाद 1000 रुपये का इंक्रीमेंट है फिर 2000 बढ़े, वो इंक्रीमेंट ना ही बढ़ना है ना ही घटना है। मान के चलो अगर 1000 रुपये का इंक्रीमेंट है तो हर साल 1000 रुपये ही दिए जाएंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ भी पाओगे और हो सकता है खुद भी सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एपी का बन गया है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। देखिए मान लेते हैं लेट सैलरी ऑफ मैन इक्वल्स टू x रुपए, ठीक है। मान लिया जो उस आदमी की सैलरी है वो x रुपए है, ठीक है। ये रुपए इसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो कितने समय भी काम करे, है ना। एंड फिक्स्ड इंक्रीमेंट है ना ऑफ एनुअल, ठीक है। ये क्या मान लिया है, y रुपए, कोई दिक्कत? उसका जो एनुअल फिक्स्ड इंक्रीमेंट है वो कितना है, y रुपए, हर साल उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, y रुपए, ठीक है। चलिए अब क्या कहा है, अब इक्वेशन बनाइए यहां से, गिवन ये कहा है 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी दी जा रही है, उसे 1500 रुपए, ठीक है, 4 साल बाद। तो एक बात बताइए, 4 साल में उसे x रुपए तो देने ही देने हैं, क्योंकि उसकी जो मेन सैलरी थी वो x ये थी, ठीक है। जो उसकी सैलरी थी मेन वो तो x है, 4 साल लगे उसे तो x रुपए तो है ही है, प्लस 4 साल लगे, ठीक है। एक साल के कितने हैं, y रुपए, तो 4 साल के कितने हो जाएंगे, 4y, है ना। और ये कितने के बराबर, 1500 के बराबर, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? क्लियर है। एंड 10 साल बाद कितने रुपए दिए जा रहे हैं उसे, 1800, 10 साल बाद। तो 10 साल तो x रुपए तो उसके हैं ही हैं सैलरी के, जो उसकी मेन सैलरी है वो तो x है ही है सैलरी में, ठीक है, जो ये है ना। अच्छा, और उसके क्या हैं, इन 10 साल के कितना इंक्रीमेंट होगा, 10y बराबर 1800, इक्वेशन 2। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है अभी, है ना। बस इसकी लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ थी। आपका अगर डाउट बना है तो आपकी गलती नहीं है भाई, क्वेश्चन है ही ऐसा, इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि कोई भी डाउट बन सकता है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इस लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन अब नहीं हो गया आप कभी भी, ये क्लियर है आपके। अब दोनों इक्वेशन फटाफट सोल्व करके बता दीजिए, है ना। क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दें, माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, x कैंसिल, 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा, ठीक है। 1500 में से 1800 घटाओगे तो माइनस का 300 बचेगा, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन करिए फटाफट, माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से कितनी बार कटेगा, 50 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 50 रुपये। इसका मतलब उसका इंक्रीमेंट कितना है, 50 रुपये। अब इसको कहाँ रखोगे, 1 में, ठीक है। इस y की वैल्यू को कहाँ रखोगे, 1 में रखिए जल्दी से। तो क्या आ जाएगा ये, x प्लस यहाँ 50 रखोगे, 50 चौका 200 इक्वल्स टू 1500, है ना। 1500 में से 200 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1300, ठीक है। ओके, तो उसकी जो सैलरी है वो 1300 रुपये है और जो उसका इंक्रीमेंट है वो 50 रुपये है। यही आपका आंसर है। ओके, देखना ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, गजब क्वेश्चन तो है ही सारे, कोई बात नहीं है बताने की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी
वन ऑफ द एंगल्स इज 50% मोर देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन कहा क्या है ये समझिए पहले। मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल है ना। मान लिया ये क्या है आपका ए, ये मान लिया बी, और ये क्या मान लिया सी। अब इसने कहा क्या है, इन वन ऑफ द एंगल्स इज 50% मोर देन द, ठीक है, इन तीनों में से एक एंगल जो है ना, इन तीनों में से जो एक एंगल है गिवन, मान लीजिए एंगल ए है, ठीक है ना, मान लिया एंगल ए है, जो एंगल ए है वो बाकी जो 2 एंगल हैं उनके सम, ठीक है, क्या कहा है, इन तीनों में से जो एक एंगल है बाकी बचे हुए दोनों एंगल के सम से भी कितना ज्यादा है, 50%, ठीक है। तो जो ए है वो इससे कितना ज्यादा है, 50%, है ना। तो एक बात बताइए, ये अपने आप में 100% है। देखो एवरीथिंग इज 100% इन सेल्फ, ठीक है, सब कुछ इस दुनिया में 100% है खुद में, ठीक है। ये उंगली मेरी 100% है, ठीक है, ये उंगली मेरी 100% है, इसका कैप दो नीचे हो के लाओ, ठीक है। तो मेरी ये जो उंगली है दोस्तों ये 100% है, मेरा ये मार्कर 100% है, ठीक है, ये क्योंकि इसमें सब कुछ है, कंप्लीट है। इसका जो कैप है वो भी 100% है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सब कुछ इस दुनिया में 100% होता है, ठीक है। तो ये बी प्लस सी अपने आप में 100% है, और जो ए है वो इससे कितना ज्यादा है, 50%। ये फिलहाल कितना है, 100%। जब इसे 50% और ज्यादा करेंगे तो 100 में 50 तो 150% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो ए है वो इसके 150% के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, है ना, इंटू 150/100। ये बात आपको पता होगी, जब परसेंट का सिंबल हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो बी प्लस सी के 150% के बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखो कैलकुलेशन कर लीजिए, 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, है ना। अब यहां से आप अगर बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हो, यहां से अगर बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 2a/3, है ना, 2a/3, ये आ जाएगी बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, पूछा है इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल क्या है। अब आप ही बता दीजिए इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल क्या है, ठीक है। ये ए ही तो है भाई, बताइए। जब ए इनके सम से भी बड़ा है तो फिर सबसे बड़ा तो ए ही हुआ, ठीक है। तो आपको कौन सा बताना है, एंगल ए बताना है, ठीक है। चलिए हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू ये आ गई है ए की फॉर्म में। और ये बात सभी जानते होंगे कि तीनों एंगल जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका सम क्या होता है, 180, ठीक है। अब ए के प्लेस पर तो आप ए ही रखोगे, प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर क्या लिखते हैं, 2a/3 इक्वल्स टू 180। 3 क्या लेंगे, एलसीएम, तो 3 बन जा 3, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5a/3 इक्वल्स टू 180। 5 से कितनी बार कटेगा ये, 36 बार, 36 पंजे 180, है ना। अब 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 तिया 108, इसका मतलब जो एंगल ए है वो कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 108। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो आपका 108 डिग्री है। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, फाइंड द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल ABCD, मतलब ये कहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों एंगल दिए हुए हैं, तो आपको सारे एंगल बताने हैं कितने कितने के होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक बात बताना अनिवार्य है, क्या, कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो ये होता है, जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल है ना, ऐसे ये A B C D,
है ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा हो और उसके सारे वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हो। ठीक है, देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लेकिन किसके अंदर है, सर्कल के, और उसके चारों वर्टिसेस किसको टच कर रहे हैं, सर्कल को, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जो सर्कल के अंदर बनता हो। ओके, अच्छा, अब भाई एंगल ए क्या दिया है आपको, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वन, 2x-1। एंगल बी क्या दिया हुआ है, एंगल बी y+5। ठीक है, एंगल बी क्या दिया हुआ है, y+5। ठीक है, और एंगल सी क्या दिया हुआ है, 2y+15, 2y+15। और एंगल डी क्या दिया हुआ है, एंगल डी 4x-7। ठीक है, चारों एंगल दिए हुए हैं, आपको चारों एंगल बताने हैं। चारों एंगल तब बता पाओगे जब एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएंगी। अब आपको एक बात बता दें, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल, जैसे ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है, ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, बिकॉज, है ना, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना। अब देखिएगा, तो ए और सी क्या हो जाएगा, 180, है ना, ए और सी 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। ओके, अच्छा जी, अब एंगल ए कितना है, 2x-1, 2x-1, और एंगल सी कितना है, 2y+15, और इक्वल्स टू कितना है, 180। तो क्या आ जाएगा, 2x+2y, है ना, 2x+2y। 15 में से जब एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 14, इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब 2, है ना, x+y, भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है, 2, और 14 उधर जाके माइनस करोगे तो 180 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 166 बचेगा। 166, 66 4 70, हाँ 166 बचेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसमें 2 से डिवाइड दोगे, जब आप इसमें 2 से डिवाइड दोगे कितनी बार कटेगा, 83। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी x+y इक्वल्स टू 83, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करोगे, एक इक्वेशन यहां से बनी थी जब ये दोनों का, अब इन दोनों का सम 180 लेना है। 4x-7, है ना, प्लस y+5 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब क्या करें, 4x+y, 4x+y, है ना, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, -2, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो 4x+y इक्वल्स टू क्या आ गया है, 182। ठीक है भाई, 7 में से 5 घटाया, माइनस का 2 बचा, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, तो 180 और 2 182। एक इक्वेशन ये बन गई है आपकी एक्स और वाई की फॉर्म में। 2 इक्वेशन आ गई हैं आपकी एक्स और वाई की फॉर्म में, दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। कर लीजिए दोनों को सोल्व। ठीक है, क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस, है ना, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो 2 ये रही, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। 1 क्या है, x+y इक्वल्स टू 83, ये 1 है। ठीक है, माइनस कर दिया है, तो क्या होगा, अब देखो, है ना, y से y कैंसिल, 4x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x
इसमें से ऐसे घटाइए, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा 9, है ना। ठीक है। अब जब इसका 3 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 33 बार। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 33। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 33। अब इस वैल्यू को किस में रख दोगे आप, 1 में। ठीक है, इस वैल्यू को दिख रहा है यहां तक क्लियर है जी, साफ दिख रहा है यहां तक क्लियर, यहां तक दिख रहा है बोर्ड पे, साफ बोर्ड पे दिख रहा है यहां तक। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 33। अब इस वैल्यू को कहां रखना है, 1 में। ठीक है, यहां पर रख दीजिए 1 में, ये रही 1। तो x के प्लेस पर क्या रखोगे, 33 प्लस y इक्वल्स टू 83। तो y की वैल्यू 83 में से 33 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 50। क्या आ जाएगा, 50। ओके, x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपको क्या बताना है, एंगल। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, वैल्यू रखनी है और एंगल बताना है बस। ठीक है, देखो यहां कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, थोड़ा समझना इधर की तरफ, है ना, यहां पर कर देते हैं। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या है, एंगल ए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, एक्स की वैल्यू है 33 माइनस 1, तो 33 दूनी 66, और 66 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 65। ये पहला वाला एंगल आ गया है। एंगल बी क्या है, एंगल बी 2y नहीं, y प्लस कितना, y प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है, 50, 50 प्लस 5, ये क्या आ गया है, 55 डिग्री। ठीक है, एंगल सी, एंगल सी देखना साफ दिख रहा है यहां तक, एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 2y प्लस 15, तो 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या है, 50, है ना, 2y प्लस 15 है, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 100 में 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 115। ठीक है, 115। ठीक है, अब चौथा एंगल और बताना है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथा एंगल यहां बता देते हैं, एंगल डी। एंगल डी क्या है, 4x माइनस 7, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 33 और माइनस 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, है ना, 33 चौका 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 13, 132 माइनस 7, 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री, 30, है ना। ये आपका आया है चौथा एंगल, है ना। तो देखो सारे एंगल आ गए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एक और बात बता दें आपको, ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, ए और सी को प्लस करने पर 180 आना चाहिए। ए कितना है 65, सी कितना है 115, दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा 180। बी कितना है 55, डी कितना है 125, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 180। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, है ना। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कहा है, देखिएगा एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल, मान लेते हैं, लेट लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मान लिया जो ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल है वो x डिग्री है ना। और क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, बात समझ में आई। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो लार्जेस्ट एंगल का क्या है, 1/4 है। अब मेरी बात सुन लो, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो लार्जेस्ट एंगल का 1/4 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो, है ना, लार्जेस्ट एंगल को कुछ ऐसा मानिए जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, फिर ये स्मॉल मतलब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हम लार्जेस्ट एंगल को x ना मान के क्या मान लेते हैं, 4x।
ठीक है, क्या मान लिया हमने, लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा 4x। ठीक है, अच्छा तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा 4x का 1/4, 4x का 1/4 ये, तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा x। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल 4x डिग्री है और सबसे छोटा एंगल x डिग्री है ना। अच्छा बचा थर्ड एंगल, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, उसको मान लेते हैं y डिग्री। ठीक है, क्या बचा थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या मान लिया है हमने y डिग्री, कोई दिक्कत। अच्छा जी अब देखिएगा, है ना, ये बात सबको पता है कि जो तीनों एंगल होते हैं, मान लेते हैं ये आपका एंगल A है, मान लेते हैं ये एंगल B है और मान लेते हैं ये एंगल C है। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या होता है 180। तो A के प्लेस पर क्या रखोगे 4x, B के प्लेस पर क्या रखोगे x और C के प्लेस पर क्या रखोगे y इक्वल्स टू 180। तो क्या होगा 4x और 1x 5x प्लस y इक्वल्स टू 180, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब एक कंडीशन और कहा है, एक कंडीशन और कहा है क्या, कि जो लार्जेस्ट एंगल है, जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी जो दोनों एंगल हैं उनके सम के इक्वल है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा एंगल A, मतलब जो एंगल A है वो एंगल B प्लस C के इक्वल है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अच्छा तो A कितना है हमारा 4x, ठीक है, A कितना है 4x, B कितना है x और C कितना है y। इसका मतलब जो 4x है वो किसके बराबर है x प्लस y के। 4x में से x इधर लाके घटाओगे तो 4x माइनस x क्या बचेगा 3x इक्वल्स टू y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, मतलब जो y है वो किसके बराबर है 3x के बराबर है। ठीक है, सारे एंगल बताने हैं आपको, सारे एंगल, है ना। अब एक काम करिए, इस y की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए 1 में, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 इन 1। ठीक है, 2 से जो y की वैल्यू है उसे कहाँ रख दिया 1 में रखिए, तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस y के प्लेस पर 3x इक्वल्स टू 180, 5 और 3 8x इक्वल्स टू 180। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 5 और 3 क्या हो गया है 5x प्लस y और 5x y के प्लेस पर रख दिया है 3x, तो 5 3 8 180, है ना। 8 दूनी 16 2 0, 8 दूनी 16 कितना 2 0 20, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 2 0 20, 8 दूनी 16 4 0 8 5 40, 22.5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 22.5 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 22.5 डिग्री। ठीक है, 22.5। अब अब क्या करना है देखिएगा, x की वैल्यू 22.5 आ गई है तो y की निकालिए, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब सब निकाल लीजिए तीनों एंगल, चलो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो एंगल ए क्या था आपका 4x, एंगल ए क्या था 4x और x की वैल्यू क्या है 22.5। 22.5 का मतलब क्या होता है पता है आपको 45/2, 22 दूनी 44 और 1 45/2, है ना। तो क्या रखेंगे यहाँ हम, या फिर 22.5 ही रहने दीजिए बेशक 22.5। ठीक है, 22.5। अब 22.5 दूनी कितने होते हैं 45 और 45 दूनी 90 है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री।
ठीक है। एंगल ए क्या आ गया है 90 डिग्री। ठीक, अब एंगल बी निकालिए। एंगल बी कितना था हमारा x, और x की वैल्यू 22.5, तो एंगल बी कितना रहेगा 22.5 ही रहने वाला है। एंगल बी कितना आ जाएगा 22.5। अब एंगल सी निकालिए। एंगल सी कितना था हमारा y, और y किसके बराबर है 3x के, मतलब x में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और x की वैल्यू 22.5 है ना, 22.5 मल्टीप्लाई 3, तो एंगल सी क्या आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.5, ठीक है, 67.5 डिग्री है ना, तो 67.5, और ये क्या था हमारा 22.5 डिग्री, ठीक है, और ये 67 डिग्री। सही है, ये 67 डिग्री। क्लियर, तीनों आंसर आ चुके हैं ए बी सी के। अब एक काम देखिए, क्या बोला था इसने कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। क्या एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस आधे को इधर जोड़ दीजिए, तो ये आधा क्या हो जाएगा 23 और 7 30 और 60 90, बिल्कुल सही बात है। 22.5 को जब 67.5 पे प्लस करोगे तो वो 90 ही आएगा। ठीक है, तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा आपको आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। उम्मीद है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो वास्तव में ही अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें बिना ना जाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।